दल का पुनर्गठन। काकोरी कांड में उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के पकड़ लिए जाने और दल का संगठन छिन्न भिन्न हो जाने पर उससे निराश न हो आजाद ने अदम्य साहस और सूझबूझ से दल को फिर से संगठित करना आरंभ कर दिया। यह उनके नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। झांसी में सातार नदी के तट पर हनुमान जी के मंदिर में रहते हुए ही, जबकि देश में सैकड़ों गुप्तचर उनको खोजते फिर रहे थे, उन्होंने चुने हुए सदस्यों को अपने पास बुलाना और जंगल में निशानेबाजी की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। इस भूभाग में दतिया, खनियाधाना, ओरछा आदि देशी रियासतें थीं, जहां कानून और शासन व्यवस्था का अधिक जोर न था। वहीं आजाद ने शस्त्र शिक्षा के कई केंद्र खोल रखे थे। इनमें झांसी तथा ग्वालियर के सदस्य तो आते ही थे, कभी कभी कानपुर के और पंजाब के कार्यकर्ता भी आ जाते थे। आगरा में बने बमों की परीक्षा भी यहीं के जंगलों में भगत सिंह ने स्वयं की थी। जब काकोरी केस का फैसला हो चुका और पुलिस की दौड़ धूप कुछ कम हुई, तो आजाद कानपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में भी जाकर नए पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने लगे। वे इसके लिए कैसी सावधानी से काम लेते थे और संगठन को सुदृढ़ बनाते थे, इसका एक संस्मरण सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री शिव वर्मा ने अपनी पुस्तक स्मृतियां में लिखा है। एक दिन जब सुरेंद्र पांडे ने आकर धीरे से मेरे कान में कहा कि नंबर 2 चंद्रशेखर आजाद का उस समय का सांकेतिक नाम, कोड वर्ड यही था, आ गए हैं और आज रात तुम्हें उनसे मिलना है, तो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दूसरों से आजाद के बारे में जो कुछ सुना था, उसके सहारे कल्पना के सहयोग से दिमाग में मैंने उनकी एक तस्वीर बना ली थी। सुरेंद्र की बात से वह तस्वीर चलती फिरती सी लगने लगी। विजय और सुरेंद्र उस समय तक सीआईडी की नजरों पर चढ़ चुके थे और उनकी गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी निगाह थी, लेकिन मैं भी उस अभिशाप से बरी था। फिर भी उस दिन शाम से ही मैंने अपने चारों ओर निगाह रखनी शुरू कर दी कि कहीं ऐन मौके पर कोई पीछा ना कर ले। गर्मियों के दिन थे। निश्चित समय से काफी पहले ही कॉलेज से निकल पड़ा और यह जानने के लिए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, मैंने इधर उधर काफी चक्कर लगाए। कई पार्कों में बैठा, सुनसान से गुजरा और जब यकीन हो गया कि मैं अकेला ही हूं, तो रात के लगभग 9 बजे श्री राधा मोहन गोकुल जी के मकान पर जाकर दरवाजा खटखटाया। राधा मोहन जी ने दरवाजा खोला और बिन कुछ कहे ऊपर छत की ओर इशारा कर दिया। वहां खुली छत पर फैले चांद के रुपहले प्रकाश में एक व्यक्ति चटाई पर उघारे बदन, पालथी लगाए अकेला बैठा अब लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। सांवला रंग, गठा हुआ तगड़ा जिस्म, औसत लंबाई से कुछ नाटा कद, छोटी तेज चुभती हुई आंखें, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। ये काकोरी केस के फरार अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद थे, जिनका नाम ब्रिटिश साम्राज्यशाही के लिए आतंक बन चुका था और जिनकी गर्दन के इंतजार में अंग्रेजी सरकार के जल्लाद का फंदा बेकरार था। उनके दाहिने घुटने के पास जिस्म से सटा हुआ उनका रिवॉल्वर पड़ा था। मुझे सामने देखकर पास ही पड़ी दूसरी चटाई की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ भाई, कहकर उन्होंने मेरा स्वागत किया। फिर प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, प्रभात। उत्तर में संक्षेप था, जी कहकर मैं पास वाली चटाई पर जा बैठ गया। विजय और पांडे भी आ रहे होंगे, तभी बात करेंगे। फिर कुछ ठहर कर स्वयं ही बोले, विजय से मैं तुम्हारे काम के संबंध में सुन चुका हूं। बिखरे सूत्रों को फिर से जोड़कर नए सिरे से नया संगठन खड़ा करने का जो प्रयास तुम लोगों ने शुरू किया है, इससे लगता है कि अभी सब कुछ गया नहीं है।
और शीघ्र ही शायद हम लोग फिर से कुछ करने में समर्थ हो सकेंगे। आजाद का वाक्य पूरा होते होते विजय और पांडे भी आ गए। इस तरह आजाद ने पुराने और नए बिखरे सूत्रों को इकट्ठा करके एक नया संगठन तैयार करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में झांसी तथा कानपुर ही नहीं, ग्वालियर, सहारनपुर, देहरादून, इलाहाबाद, दिल्ली आदि सभी नगरों में वे दल की शाखाएं स्थापित करने की व्यवस्था की जाने लगी। इतना ही नहीं, दूरवर्ती अजमेर, जयपुर, पूना आदि से भी संबंध हो गया था। इस प्रकार उन्होंने दिखला दिया कि वे युद्ध में ही बड़े चढ़े नहीं हैं, एक कुशल संगठनकर्ता भी हैं। कुछ ही समय पश्चात उनका संबंध भगत सिंह और सुखदेव आदि लाहौर के क्रांति दल वालों से भी हो गया। आगरा में एक केंद्रीय समिति का कार्यालय खोला गया, जहां विभिन्न स्थानों के सदस्यों को इकट्ठा करके दल की ट्रेनिंग दी जाने लगी। वहां की परिस्थितियों का जो वर्णन श्री भगवान दास माहौर ने किया है वह पढ़ने योग्य है। सन 1928 ईस्वी से सन 1928 ईस्वी में मैं ग्वालियर के में विक्टोरिया कॉलेज में बीए का विद्यार्थी था और वहीं हॉस्टल में रहता था। काकोरी केस के बाद पुनः संगठित क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख सदस्यों में से उस समय तक मेरा परिचय केवल श्री चंद्रशेखर आजाद, कुंदनलाल, विजय कुमार सिन्हा और सुरेंद्रनाथ पांडे से ही हुआ था। एक रोज अचानक भाई विश्वनाथ गंगाधर वैशंपायन मेरे पास हॉस्टल में आए और मुझे अपने साथ आगरा ले गए। यहीं मोहल्ला नूरी दरवाजा में एक दुमंजिले मकान में क्रांतिकारी दल की छावनी पड़ी हुई थी। भाई विश्वनाथ के साथ मैं उक्त कमरे के द्वार पर पहुंचा तो निश्चित संकेत करने के बाद किसी ने भीतर से टॉर्च जलाकर हम दोनों को सिर से पैर तक देखा और फिर सांकल खोलकर भीतर आने दिया। कमरे में घुसते ही सबसे पहले मेरा सामना एक अच्छे बड़े रिवॉल्वर की नली से हुआ। उससे नजर हटाकर जो आगे देखा तो एक अच्छे, बलिष्ठ और सुंदर नौजवान की सावधान और सतेज आंखों को अपनी ओर घूरते पाया। ये नौजवान ही भगत सिंह थे, जो इस समय रात के लगभग 11 बजे शिविर के पहरे पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। कमरे में कुछ नौजवान जो देखने में विद्यार्थी जैसे ही लगते थे, जमीन पर धोती और अखबार बिछाए एक कतार में पड़े सो रहे थे। हमारे आने से जो आहट हुई उससे दो की आंख खुल गई। एक ने उठकर मिट्टी के तेल की कुप्पी के मंद प्रकाश में हमें घूरा और इससे पहले कि मैं उसे पहचान पाऊं, उसने मुझे पहचानकर हॉस्टल के विद्यार्थियों की तरह निहायत बेतुकल्लफाना ढंग से पाद प्रहार करके और अपनी भावी पत्नी का एक निकट संबंधी घोषित करते हुए मेरा स्वागत किया। इससे मुझे भाई विजय कुमार सिन्हा को पहचानने में आसानी हुई और फिर मैंने भी उत्तर में उनके सत्कार का समुचित उत्तर दिया। क्रांतिकारियों की छावनी का यह वर्णन करने के पश्चात माहौर जी ने दूसरे दिन का हाल लिखते हुए बतलाया है। इसके बाद नहाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। नहाने के पहले भगत सिंह ने आजाद की पीठ में तेल मला और आजाद ने भगत सिंह की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के हाथ मलने लगे। फिर जोर होने लगा तो आपस में हुआ भी होने लगी। धीरे धीरे यह नौबत आई कि दोनों भिड़ गए और भगत सिंह ने आजाद को अपने दोनों हाथों से उठाकर फर्श पर धर पटका। मैं आजाद की ताकत का लोहा मानता था और यह भी समझता था कि वे अपनी पूरी ताकत अभी नहीं लगा रहे हैं। फिर भी भगत सिंह के बल की धाक मेरे मन पर जम गई। क्रांतिकारियों की फाका मस्ती। ये तरुण क्रांतिकारी जो संसार के सबसे अधिक प्रतापशाली और प्रभावशाली ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों से टक्कर लेने को खड़े हुए थे, कितने साधनहीन थे, इसको जानकर पाठकों को आश्चर्य हुए बिना ना रहेगा। आगरा के जीवन के विषय में वैशंपायन ने लिखा है, एक बार आजाद, भगत सिंह वगैरह
लाहौर में थे। उस समय उस मकान में मैं, विजय तथा जयदेव ही रह गए थे। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए लालटेन से प्रकाश की व्यवस्था की। कमरे में केवल एक दरवाजा था जो सदा बंद रहता था। जो भी बाहर से आता दरवाजे पर दस्तक देता। एक व्यक्ति जाकर दरवाजा खोलता और बाकी सचेत हो जाते थे। अपना साथी आया देख हथियार पर से हाथ हट जाते। आर्थिक संकट इतना था कि भूख लगने पर सोचा जाता था कि पास में कितना पैसा है और कम से कम कितने में गुजारा हो सकता है। जयदेव ने बताया कि इस घर में एक बार 2-3 दिन तक केवल एक एक कप चाय पर ही गुजारा करना पड़ा था। मैं जिन दिनों था तब एक बार खाना बनता था। 2 साथी बनाते, 2 खाने को बैठते। हर खाने वाले का यही प्रयत्न रहता था कि वह कम खाकर बाद में खाने वालों के लिए बाकी छोड़ दें। कई बार आजाद तथा भगत सिंह भूख नहीं है कहकर भूखे ही रह जाते। यही स्थिति काकोरी के समय भी थी। श्री सचिंद्रनाथ बख्शी ने ऐसे ही एक घटना का वर्णन करते हुए बताया था कि एक बार संभवतः बनारस या शाहजहांपुर में काफी सदस्य एकत्रित थे। उन दिनों लोग खिचड़ी पर ही गुजारा करते थे। खिचड़ी बन चुकी थी, सभी सदस्य बैठे खा रहे थे और सबको परोसने वाले थे कुंदन लाल। सब खाना खा चुके। कुंदन लाल वैसे ही बर्तन मांजने लगे। उन्हें बर्तन मलते देख आजाद और बख्शी बाबू भी सहायता के लिए आ गए। बख्शी बाबू ने सहज ही कुंदन लाल से पूछा, तुमने भोजन किया या नहीं? इस पर कुंदन लाल चुप ही रहे। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि खाना बचा ही नहीं था। इस पर सभी को दुख हुआ और कुंदन लाल के लिए तुरंत व्यवस्था की गई। आगरा में अनेक बार जितना आटा होता उसकी ही रोटियां बनाई जाती और दाल की देगची बीच में रखकर सभी चारों ओर बैठकर एक साथ खाते। श्री माहौर ने इसे भक्षण चक्र के नाम से संबोधित किया है। बात यह थी कि इन लोगों के पास बर्तन थे ही नहीं, इसी तरह हाथ में रोटी लेकर खा लेते थे। इन सुशिक्षित और अच्छे घर के नवयुवकों ने देश की खातिर अपने जीवन को ही खतरे में नहीं डाला, वरन खाने पीने तक का इतना कष्ट उठाया। यह एक ऐसी बात है कि जिससे आज भी सभी सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। सेवा के क्षेत्र में वही व्यक्ति कुछ ठोस कार्य कर सकता है जो सब तरह के शौक और आराम का ख्याल छोड़कर सादगी का जीवन बिता सकता है। अन्यथा जो लोग ऐसे कार्यों में भाग लेकर भी भोग विलास की भावना रखते हैं, वे सेवा और परोपकार का कार्य तो दूर रहा, उल्टा अपने और दूसरों के पतन तथा संकट का कारण सिद्ध होते हैं। क्रांतिकारी दल में ही कैलाशपति का उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है। वह कहता था कि एक क्रांतिकारी के लिए 400-500 रुपया मासिक खर्च को चाहिए। उसने अपने ही एक साथी की पत्नी को फंसा लिया था और उसके लिए 50 खद्दर की साड़ियां और ब्लाउज लाकर रख दिए थे। पकड़े जाने पर कैलाशपति सबसे पहले मुखबिर बना। उच्च आदर्शों से अनभिज्ञ और भोग विलास की अभिलाषा रखने वाले ऐसे महान कार्यों में अगर भाग लेते हैं तो ऐसा ही नतीजा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा करने वालों को त्यागवृत्ति और कष्ट सहन की शिक्षा दी जानी अनिवार्य है। आजाद इसके प्रत्यक्ष उदाहरण थे। साथियों की सुरक्षा। आजाद को अपने साथियों की सुरक्षा का सदा पूरा ध्यान रहता था, चाहे उनको अपना कार्यक्रम कितनी ही बार क्यों न बदलना पड़े और चाहे इसके कारण कुछ लोग नाराज भी क्यों ना हो जाएं। इसी ख्याल से वे प्रायः सभी एक्शनों में स्वयं भी उपस्थित रहते थे। अनेक सदस्य उनका महत्व और अनिवार्यता समझकर उनको छोटी छोटी घटनाओं से पृथक रखने की चेष्टा करते, पर आजाद जब तक स्वयं उसमें सम्मिलित ना होते उन्हें संतोष ही नहीं होता। एक बार बहुत अधिक आर्थिक तंगी के कारण एक मंदिर पर डकैती करने का निश्चय किया गया।
उसमें भाग लेने को शिव वर्मा, राजगुरु और भगवान दास को चुना गया। इस पर आजाद नाराज होकर चुप हो गए। उन्हें यही शंका हो रही थी कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। शिव वर्मा ने इस बात को समझकर उनसे भी साथ चलने के लिए कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि सब लोग सकुशल वापस आ सके। यदि आजाद ना होते तो इस बात की पूरी संभावना थी कि 2-4 व्यक्ति मारे जाते और हाथ भी कुछ न लगता। आजाद को क्रांतिकारी दल के सम्मान की रक्षा का भी सदा ध्यान रहता था और वे कोई ऐसा काम ना करना चाहते थे जिससे दल की बदनामी हो। यही कारण था कि सबसे पहले डकैती में ही जब वे रामप्रसाद बिस्मिल के साथ किसी गांव में गए थे तो 2 स्त्रियों ने उनसे पिस्तौल ही छीन ली और वे स्त्रियों पर हाथ न उठाने के सिद्धांत के कारण उनका कुछ ना कर सके। इसी प्रकार बुंदेलखंड में रहते समय एक घटना हुई जिसमें आजाद ने सिद्धांत की रक्षा के लिए आर्थिक लाभ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका वर्णन करते हुए वैशंपायन ने लिखा है, बुंदेलखंड की एक रियासत के किसी सरदार का परिचय आजाद से कराया गया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि आजाद वहां के राजा को मारने में सरदार को सहयोग दें। इस कार्य के लिए वे दल को काफी आर्थिक सहायता दे सकेंगे। दल के एक सदस्य इसके पक्ष में थे। उनकी दलील यह थी कि आखिर डकैती के अवसर पर भी अनिवार्य परिस्थिति में हमको हत्या करनी पड़ती है, तो इस हत्या में क्या दोष है। आजाद ने एकदम इनकार न करके उनको मीठे शब्दों में समझाया, ऐसा करना अनुचित है। मजबूरी में किसी को मारना और बात है और जानबूझकर हत्या करना दूसरी बात है। हमारा क्रांतिकारियों का दल है, हत्यारों का नहीं। पास में पैसे हो या ना हो, हम भूखे रहकर फांसी पर भले ही लटक जाएं, पर पैसे के लिए ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकते। यह सब हमारे सिद्धांतों के प्रतिकूल है। वैशंपायन से ही संबंधित दूसरी घटना इस प्रकार है। एक बार झांसी के ही एक सदस्य ने, जो मुझसे अवस्था और अनुभव में बड़े थे, मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि एक व्यक्ति के साथ डकैती में चला जाऊं। वह व्यक्ति नकली सिक्के बनाता था और वह जिस प्रकार का काम करने जा रहा था वह डकैती नहीं, चोरी थी। उसमें सोने के जेवर हाथ लगने की आशा थी। उन दिनों झांसी में आजाद, भगवान दास या सदाशिव कोई नहीं थे जिनसे मैं परामर्श करता। मैंने सोचा पार्टी को पैसा मिल ही जाएगा, इसलिए इस कार्य के करने में क्या हानि है। मैं उस व्यक्ति के साथ जाने को तैयार हो गया। 2 दिन बाद जाने का निश्चय हुआ। इसी बीच आजाद झांसी आ गए। उनका नियम था कि आते ही सब लोगों से मिलकर हालचाल पूछ लेते थे। बातों के सिलसिले में मैंने उनसे इस एक्शन की चर्चा की और उसमें जाने के लिए सहमत होने की बात बताई। वे बड़े धैर्य से सारी बात सुनते रहे, फिर हंसकर बोले, आपको किसने ये सलाह दी। जब मैंने नाम बताया तो रुष्ट होकर बोले, उस मूर्ख को मैं देखता हूं, और खबरदार अपने आप जो ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया तो वहां पकड़े गए तो चोर कहलाओगे। दूसरे जेवर मिल भी गए तो उन्हें कहाँ बेचते फिरोगे। और हम लोग क्या चोर उचक्के हैं? इक्के सिक्के ढालना हमारा काम नहीं। बाद में उन सलाह देने वाले सज्जन की भी जोरदार खबर ली गई। वे मुझ पर बहुत बिगड़े कि मैंने आजाद को यह सब क्यों बताया। मैंने स्पष्ट कह दिया कि एक नेता के नाते मुझे उन्हें सारी बातें बताना आवश्यक था और ऐसे कामों में उनकी सलाह और नेतृत्व तो अत्यंत आवश्यक था ही। खतरे के समय सबसे आगे। इस संबंध में अपने अनुभव में आई घटना का वर्णन श्री शिव वर्मा ने किया है, जिससे अपने साथियों के प्रति आजाद के अगाध स्नेह का पता चलता है। वे एक कट्टर शक्ति का प्रदर्शन करने वाले अफसर की तरह अपने सहकारियों को आग में झोंकना नहीं चाहते थे, वरन उनकी रक्षा के लिए सदैव अपना बलिदान करने को तैयार रहते थे। यह घटना असेंबली बम कांड के बाद की है।
उस दिन शिव वर्मा 2 नई योजनाओं एक्शन का प्रस्ताव लेकर आजाद के पास झांसी गए थे। उस दिन झांसी केंद्र में सदस्यों का काफी जमघट था। झांसी के 3 प्रमुख कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त राजगुरु और कुंदन लाल भी वहां गए थे। जब शिव वर्मा पहुंचे तो सबने घेर लिया और भगत सिंह तथा दत्त बटुकेश्वर दत्त के समाचार पूछने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आजाद के सामने सहारनपुर केंद्र से सोची गई 2 योजनाएं रखी। एक देहरादून में शिकार खेलने के अवसर पर वायसराय पर बम फेंकने की और दूसरी दिल्ली से लाहौर ले जाते समय भगत सिंह और दत्त को छुड़ाने की। आजाद ने कैदियों को छुड़ाने की बात से तो सहमति प्रकट की, पर वायसराय पर बम फेंकने की योजना को बिल्कुल नामंजूर कर दिया। वे कहने लगे, अब मैं अलग अलग साथियों को एक्शन में नहीं झोंकूंगा। दल के सेनापति के नाते क्या मेरा यही काम है कि लगातार नए नए साथी जमा करूं, उनसे अपनापन बढ़ाऊं, फिर योजना बनाकर उन्हें मौत के हवाले कर दूं? अगर चलना होगा तो इस बार सब एक साथ चलेंगे। आगे चलकर शिव वर्मा लिखते हैं, उस दिन छुटपुटा होते ही कानपुर से सुरेंद्र पांडे आ गए थे। वे काफी परेशान से लग रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस को आजाद के झांसी में होने का पता चल गया है और कानपुर का सीआईडी सब इंस्पेक्टर शंभूनाथ उनकी तलाश में झांसी आया है। वे कानपुर से यही सूचना देने आए थे और उन्होंने झांसी स्टेशन पर शंभूनाथ को गाड़ी से उतरते देख लिया था। सुरेंद्र को यह सूचना कानपुर सीआईडी ऑफिस में काम करने वाले पार्टी के किसी हमदर्द से मिली थी। पांडे का यह भी अनुमान था कि संभवतः उसी रात झांसी में विभिन्न स्थानों पर आजाद की तलाश में पुलिस छापे मारेगी। उस समय वैशंपायन को छोड़कर मकान में दोपहर वाली पूरी मंडली मौजूद थी। उस सूचना के बाद पूरा अंधेरा होने के पहले किसी के मकान से बाहर निकलने का कोई प्रश्न नहीं था। जब रात का अंधेरा घना हो गया तो यह सवाल उठा कि कौन सबसे पहले बाहर निकले। इतने आदमियों के एक साथ निकलने से किसी को भी शक हो सकता था। हम चाहते थे कि हमारे रहते ही आजाद सही सलामत किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आजाद इसके लिए राजी ना थे। मकान पर किसी भी समय पुलिस छापा मार सकती थी और जो जितनी देर तक वहां अटका रहेगा उसके लिए उतना ही अधिक खतरा भी होगा। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द आजाद को वहां से हटा देना चाहते थे। उधर अन्य साथियों को छोड़कर केवल अपनी फिक्र करना आजाद के स्वभाव के विपरीत था। काफी देर तक इस मसले पर बहस होती रही, लेकिन आजाद पर हमारे तर्क, अनुनय विनय, प्रार्थना आदि का कुछ भी असर ना पड़ा। उनको अकेला छोड़कर बाकी लोग वहां से हटने को राजी ना हुए तो उन्होंने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र फेंका। दल के सेनापति के नाते मैं तुम चारों को आदेश देता हूं कि फौरन एक एक करके मकान के बाहर हो जाओ। उन्होंने सदाशिव राव, मलकापुरकर और भगवान दास माहौर को, जो एक मानी में उनके दाहिने और बाएं हाथ थे, अपने पास रख लिया। बाकी लोगों में सबसे पहले मुझे निकलना था, फिर राजगुरु को, उसके बाद पांडे को, फिर कुंदन लाल को। उनके फैसले से हम लोग काफी परेशान थे, लेकिन चलना तो था ही। आजाद भी उठकर खड़े हो गए। मैंने आंखें उठाकर उनकी ओर देखा। मेरी आंखें छलक आईं। राजगुरु भी अपने को संभाल नहीं पाया। आजाद बोले, चिंता मत करो, जीते जी कोई इस शरीर पर हाथ नहीं लगा सकेगा। फिर कुछ रुककर बोले, और ये तीनों तो मेरे पास हैं ही। रास्ते भर हमें आजाद की चिंता लगी रही। बाद में पता चला कि हमारे निकलने के बाद दोनों साथियों के साथ आजाद भी सही सलामत बाहर हो गए और उसी रात प्रायः अंधेरे में जब पुलिस ने दलबल के साथ आकर वह मकान घेरा तो आजाद की जगह कुछ पुराने अखबार ही उनके हाथ लगे। यही कारण था कि आजाद के प्रमुख साथी उनके इशारे पर प्राण झोंकने को तैयार रहते थे और किसी प्रकार की गद्दारी करने का विचार भी उनके मन में नहीं आता था। पर आजकल नेता
का लक्षण यह हो गया है कि लच्छेदार भाषण देकर आराम से कुर्सी पर लेटे रहें और अपने अनुयायियों से सेवा कराने की अभिलाषा रखें। ऐसे स्वार्थी लोगों में परस्पर कभी सच्चा अनुराग नहीं हो सकता और ना वे किसी बड़े सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। सॉन्डर्स कांड। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की योजना जब क्रांतिकारी दल ने बनाई तो उसमें आजाद का मुख्य हाथ था। लाला जी की मृत्यु का समाचार पाते ही वे स्वयं लाहौर पहुंच गए और भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ मिलकर योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने लगे। पुलिस सुपरिटेंडेंट पर गोली चलाने का काम भगत सिंह तथा राजगुरु को दिया गया था और उनको बचाकर वापस लाने का भार आजाद ने अपने ऊपर लिया था। इसलिए आजाद ने अपनी तैयारी लाला जी के मरते ही आरंभ कर दी और कहते हैं कि जिस समय लाला जी की अर्थी निकल रही थी उस समय आजाद और भगत सिंह एयर पिस्टल से निशाना साधने का अभ्यास कर रहे थे। आजाद ने इस एक्शन की योजना बड़ी पूर्णता से बनाई थी और प्रत्येक को अपने अपने कार्य को अच्छी तरह समझकर अभ्यास कर लेने का आदेश दिया था, जिससे किसी भी तरह की भूल की गुंजाइश न रहे। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को दोपहर के बाद जब वे बाहर निकले तो जयदेव को इशारा करने के लिए पुलिस दफ्तर की तरफ भेज दिया गया। कुछ देर पीछे राजगुरु पैदल तथा भगत सिंह और आजाद बाइसिकलों पर उसी तरफ रवाना हुए। सॉन्डर्स को मारने के बाद हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह, जो सॉन्डर्स का अर्दली था, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए भगत सिंह आदि के पीछे दौड़ा। आजाद यथासंभव किसी भारतवासी को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने चन्नन सिंह को डांटकर पीछे लौट जाने को कहा, पर जब वह गालियां देता तेजी से पीछे दौड़ता ही रहा तो उन्होंने एक गोली से उसका काम तमाम कर दिया। पर बाद में भी वे चन्नन सिंह की प्रशंसा ही करते रहे। उन्होंने वैशंपायन से इसकी चर्चा करते हुए कहा, बच्चन, एक हिंदुस्तानी और एक अंग्रेज की निष्ठा का अंतर देखो। फर्न को गोली की आवाज सुनते ही प्राणों का मोह हो गया और चन्नन सिंह ने अपने कर्तव्य के लिए गोली और मौत की परवाह न की। मैंने बहुत कोशिश की कि चन्नन सिंह को गोली ना मारनी पड़े, पर जब कोई चारा ही ना रहा तो मारनी पड़ी। इससे प्रकट होता है कि जिन लोगों ने आजाद का चित्रण केवल एक कठोर अनुशासनकर्ता या मारकाट करने वाले खूनी व्यक्ति के रूप में किया है, वे वास्तविकता से अनजान थे। आजाद मानवता में बड़ी श्रद्धा रखने वाले थे और अकारण मानव रक्त बहाना निंदनीय समझते थे। केवल राष्ट्रोद्धार के महान आदर्श के लिए ही वे ऐसा कोई काम करने को तैयार होते थे। असेंबली बम कांड। यही बात असेंबली बम कांड के अवसर पर सामने आई। उस समय असेंबली का अधिवेशन होते समय बम फेंकना ऐसा काम था जिसमें बहुसंख्यक व्यक्ति मारे जा सकते थे। इसलिए यह निश्चय कर लिया गया कि बम घातक ना हो और उसको पूर्ण सावधानी से सबको बचाकर फेंका जाए। इस घटना के अवसर पर जो पर्चे असेंबली भवन में फेंके गए थे उनमें भी मानवता की इस भावना को स्पष्ट कर दिया गया था। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी व्यवस्था पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य का शोषण समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों का बलिदान अनिवार्य है। इस अवसर पर यह भी प्रकट हुआ कि आजाद अपने साथियों को कितना अधिक प्यार करते हैं। उन्होंने असेंबली में बम फेंकने के पश्चात भगत सिंह के वहां जानबूझकर पकड़े जाने का लगातार विरोध किया था, पर जब अन्य सदस्यों ने इस पर जोर दिया और खासकर सुखदेव ने भगत सिंह पर आक्षेप भी किए, तब वे चुप रह गए।
फिर भी उनको भगत सिंह की गिरफ्तारी चिंता का कारण ही बनी रही। इस संबंध में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में लिखा है, भगत सिंह को आजाद केवल पार्टी के एक सदस्य के नाते ही नहीं देखते थे, बल्कि अपने भाई की तरह, अपने परिवार के व्यक्ति की तरह मानते और अत्यधिक स्नेह रखते थे। असेंबली बम कांड में वे भगत सिंह को नहीं भेजना चाहते थे। वे यह तो मानते थे कि उसके जाने और अदालत में वक्तव्य देने से पार्टी को देश की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। इतना ही नहीं, वरन विश्व के लोग जान जाएंगे कि भारतीय क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। पर साथ ही वे यह भी अनुभव करते थे कि इस पार्टी को इससे बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। वे कहा करते थे, काकोरी के बाद संगठन कार्य में जो साथी मिले हैं उनमें भगत सिंह एक हीरा था। जब हम देखते हैं कि आजकल राजनीति में भाग लेने वाले परस्पर प्रायः प्रतिद्वंद्विता का भाव ही रखते हैं और एक पार्टी में भी सत्ता के लिए बड़ी लाग डांट होती रहती है, तब चंद्रशेखर और भगत सिंह का यह भातृभाव हमारे लिए एक श्रेष्ठ आदर्श सिद्ध हो सकता है। उनको भगत सिंह और अपने अन्य साथियों से कितना प्रेम था, इसका एक उदाहरण यश की धरोहर में मिलता है। जब भगत सिंह और दत्त दिल्ली के असेंबली में बम फेंक कर गिरफ्तार हो गए, तो 2-4 दिन बाद साथी शिव वर्मा उन लोगों के फोटो लेकर झांसी आए। शिव वर्मा ने बड़ी भावुकता से सुनाया कि किस प्रकार वे पिस्तौल की नोक पर अपने आप को खतरे में डालकर फोटोग्राफर के यहाँ से ये चित्र लाए हैं। हम सभी भावुकतावश अपनी भीगी आंखों को पोंछ रहे थे। उस समय आजाद बिल्कुल स्थित प्रज्ञ की तरह अविचलित रहे, पर कुछ देर बाद वे अकेले में बैठे कुछ सोच रहे थे, तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू हैं। मैं उनके पास जाकर सहानुभूति की बातें करने लगा तो आजाद बोले, मुझे इसका दुख नहीं है कैलाश कि भगत सिंह और दत्त चले गए। वह तो आगे पीछे पकड़े जाकर या गोली खाकर हम सभी को जाना है। भगत सिंह को तो फांसी होगी ही, पर उसको फांसी होने से पहले हमको भी कुछ कर दिखाना है।